सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग का डेली डेली सेवा 8:30 बजे से जो 40 क्वेश्चन का मैं ले रहा हूं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और मैं इस सेशन में जो 40 क्वेश्चन कराता हूं, अगर आप लगातार करते रह गए इस 40 क्वेश्चन को, तो आप यकीन माने कि आने वाले टाइम में आप जिस भी पेपर में बैठेंगे, इतने वैरायटी का क्वेश्चन यहाँ पर होता है। जैसे कि आप चाहे रेलवे का पेपर दें, एसएससी का पेपर दें, टीआरई का पेपर दें, स्टेट का पेपर दें, हर जगह पर आपको बेनिफिट मिलेगा, हर जगह पर। ठीक है, यानी एक ऐसी तैयारी जो सारे एग्जामिनेशन की तैयारी करा दे। ठीक है, तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वक्त आपका ना लेते हुए। पहला सवाल है, एक परिमेय संख्या p बाई क्यू, जहाँ q डज नॉट इक्वल्स टू 0 का दशमलव प्रसार कब शांत होगा। देखिए, ये हमसे कहा कि कब शांत होगा। तो मेरे दोस्त, किसी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन शांत तब होता है, ध्यान देना, वो शांत तब होता है जब उसके डिनोमिनेटर में ओनली 2 हो, या ओनली 5 हो, या 2 and 5 बोथ हो। 2 and 5 बोथ, इसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। तभी जाके ये दशमलव प्रसार क्या होता है, ये दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, अब देखिए कौन सा ऑप्शन ये चीज कह रहा है। पहला ऑप्शन 2 और 3 की बात कर रहा है, जबकि 5 की बात होना चाहिए। ये कह रहा है कि 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है, जहां mn ऋणोत्तर है, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है। मेरे दोस्त, यही ऑप्शन आपका सही है कि डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 हो, साथ ही साथ उसका पावर 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो वैसे स्थिति में आप कह सकते हैं कि दशमलव का प्रसार क्या हो जाएगा, दशमलव का प्रसार शांत हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यहां पर 3 और 7 की बात कर रहा है, 3 और 7 जैसा कोई बात है ही नहीं यहां पर। ठीक है ना, तो चलिए, इस तरह से आपने इस क्वेश्चन का रिजल्ट देखा, ऑप्शन नंबर बी। एक दिन पहले भी आपने ऐसा क्वेश्चन किया था, लेकिन वहां था शांत नहीं होने का केस, लेकिन ये शांत होने का केस है, तो ये थोड़ा सा सिंपल केस हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पॉलिनोमियल है, कौन इसमें बहुपद है। बहुपद होने के लिए पावर इंटीजर होना चाहिए। तो देखिए, पावर इंटीजर कहाँ है, वेरिएबल का पावर इंटीजर। रूट का मतलब पावर हाफ होता है, तो रूट का मतलब पावर हाफ होता है, इसका मतलब क्या हो गया, पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ भी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2, यहाँ भी पावर इंटीजर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये अपने पास क्या है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, त्रिघात बहुपद है। हमें कहा इसका एक शून्यक 0 है। अगर एक शून्यक 0 है तो अन्य शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा। आप सबको पता है कि त्रिघात बहुपद के क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज होते हैं, 3 शून्यक होते हैं। तीनों का सम क्या होता है, माइनस बी बाई ए। दो दो के प्रोडक्ट का सम क्या होता है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये होता है सी बाई ए। और तीनों का प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस डी बाई ए। आपसे क्या बोला है, अल्फा बीटा और गामा में से कोई एक 0 है। अब ये देखिए, अल्फा बीटा और गामा में से यदि कोई एक 0 है, तो मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, बस कहूंगा कि आप मेरे दोस्त इसमें बैठा के देख लो। ठीक है, अब देखो ये जो चीजें आपने लिखा है ना, ये किसके लिए लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, है ना, बी एक्स सॉरी एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इसके लिए ये चीजें। ठीक है, और एकदम सेम यही चीज वहां पर लिखा हुआ भी है, तो टेंशन नहीं लेना है। अब एक को आप 0 कर दो इसके अंदर। अगर आप अल्फा को 0 करते हो तो देखो ये 0 गुना बीटा ही, तो बीटा 0 ही हो जाएगा, ये बीटा इंटू गामा, और यहाँ है गामा इंटू अल्फा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा सी बाई ए। यानी आप कह सकते हो बीटा गामा ये अपना सी बाई ए है। कौन सा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अब आप में से जिसने भी बी को समझा होगा वो समझ गया होगा कि अन्य दो का प्रोडक्ट क्या होना है, सी बाई ए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे दोस्त ये कहता है कि हम आपको दो लीनियर इक्वेशन दे देते हैं, आप बताओ क्या ये नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी है या फिर मेरे दोस्त विरोधी है, अविरोधी है या फिर डिपेंडेंट है, क्या है ये। तो इसके लिए हमें a1 अपॉन a2, ठीक है, इसके लिए हमें a1 अपॉन a2 फाइंड करना होगा, b1 अपॉन b2 फाइंड करना होगा और c1 अपॉन c2 फाइंड करना होगा। अगर हम a1 अपॉन a2 फाइंड करते हैं, यानी यहां से आप अगर देखो a1 के जगह पर 1 है और a2 हमारा 2 है, b1 के जगह पर 3 है और b2 हमारा -5 है, c1 के जगह पर -4 है और c2 के जगह पर -1 है। आप ये देख पा रहे हो कि ये दोनों बराबर नहीं है, और जब यही दोनों बराबर ना हो तो तीसरे के बारे में सोचना भी नहीं है। ये सिचुएशन तब आएगी जब यहाँ मामला इंटरसेक्टिंग का होगा, जब ये इंटरसेक्टिंग का होगा, ठीक है, यानी कि प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी वाली स्थिति में एक बार टच करता है तो यहाँ पर ओनली वन सॉल्यूशन होते हैं, और इस स्थिति में दोनों इक्वेशन अविरोधी की श्रेणी में आते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि ये संगत की श्रेणी में भी आते हैं, कंसिस्टेंट, लेकिन ये अविरोधी, यहाँ पर कोई विरोध नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप में जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए किया होगा सही रहा होगा। आइए 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को बड़ी प्यार से देखिए। देखिए यहाँ पर a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 2b प्लस ए प्लस सी इंटू एक्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और कह दिया है कि इसके मूल समान हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल समान होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर रूट समान है तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 होगा, और डिस्क्रिमिनेंट 0 का मतलब होता है बी स्क्वायर बराबर 4ac। ठीक है भाई, बी स्क्वायर बराबर 4ac। बी क्या है, एक्स का गुणांक बी कहलाता है, तो यदि आप इसका स्क्वायर करते हैं, यदि आप इसका स्क्वायर करते हैं ये हो जाएगा 2b, और ये हमारा c प्लस ए, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 4ac। ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इंटू सी, तो सी क्या है, अचर पद, अचर पद हमारा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक्स का गुणांक हमारा माइनस बी है, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 4ac, तो 4a और c कितना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए। अब यहां देखना, बी स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4b स्क्वायर। ठीक है, c प्लस ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो हो ही गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, और इधर क्या होना है, ले आओ इसको मल्टीप्लाई करके इधर ही ले आओ। आप अगर इधर लेके आ जाते हो तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर आप देखिए 4b स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4b की पावर 4, और 4b स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर और सी स्क्वायर। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4b स्क्वायर सी ए, और ये हमारा क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप यहाँ देख लो 4b स्क्वायर सी स्क्वायर से 4b स्क्वायर सी स्क्वायर हमारा चला गया, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर से 4a स्क्वायर बी स्क्वायर भी चला गया, तो अब यहाँ पर बच क्या गया मेरे दोस्त, बराबर में तो हमारा 0 है ना। ठीक है, अब क्या करो, सबको उस पार लेके चले जाओ, ये उस पार जाएगा तो 4a स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, ये उस पार जाएगा तो प्लस में 4b की पावर 4 हो जाएगा, ये उस पार जाएगा तो माइनस 4b स्क्वायर सी ए, और बराबर कितने हो जाएंगे, 0। ठीक है, अब ये देखो ये हमारा क्या होगा, 2ac का होल स्क्वायर, ठीक, और ये हमारे पास 2b का होल, 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके,
और माइनस 2, यहाँ देखना a और इंटू बी, 2a इंटू बी। आप देख लीजिए, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, 2a और यहाँ पर b करेंगे तो गुना करने के बाद क्या ये चीज़ आ जाएगा? एक बार चेक कर लेना, देखना कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अच्छा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 8। अब ठीक है, बराबर हो गया ये हमारा 0। यानी कायदे से इसको देखा जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा a और माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ देख लीजिए, जब स्क्वायर ट्रांसफर आप कर देंगे ना तो 2ca और बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से 2 से 2 तो हमारा खत्म हो जाएगा, ca बराबर हो जाएगा b स्क्वायर। तो हमें कहा था ca, और ca का मान क्या हो जाएगा? b स्क्वायर हो जाएगा, ca का मान b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप में से जिनका ए आ रहा होगा करेक्ट रहा होगा। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके का रहता है जहां पर मेरे दोस्त आपको पेशेंस रख करके सॉल्व करना होता है, दूसरा कोई उपाय नहीं बचता। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आ जाओ। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, किसी समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC बराबर 13 सेमी। ठीक है, शीर्ष A से BC पर डाले गए लंब की लंबाई AD हमारा 5 सेमी है, तो BC का मान क्या होगा? अब देखो, सबसे पहले मेरे दोस्त हमें क्या समझना है, यहां पर एक ट्रायंगल है, ये रहा एक ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल है A, B और C। मेरे दोस्त ट्रायंगल ABC में AB बराबर AC, देखिए ना, हमें कहा गया है कि AB बराबर AC है, ये अपना 13 है, ये भी अपना 13 है। फिर हमें कह दिया कि AD जो है ना परपेंडिकुलर, ये आपको पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड के बीच वाले वर्टेक्स से बेस पर डाला गया परपेंडिकुलर बेस को बाइसेक्ट करती है। और ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये आपका 5 है। तो देखिए, ट्रिपलेट से 5 12 13 होता है, 5 13 यहाँ है तो यहाँ 12 हो जाएगा, और ये मेरा 12 है तो कायदे से ये भी मेरा 12 हो जाएगा। ठीक है ना। अब पूरा का पूरा BC की हम अगर बात करें तो ये 12 और 12 कितने हो जाएंगे? 24। ये पूरा BC हमारा 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या उम्मीद करें कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। मेरे दोस्त, हर चीज को बारीकी से समझना है, अच्छे से देखना है। ठीक है, चल आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ये क्या है? एक ट्रायंगल के 2 वर्टेक्स दिए हुए हैं और उनका मिड सेंटर, मिड सेंट्रॉइड कहिए, मिड सेंटर को ही सेंट्रॉइड भी कहते हैं, उसी को ग्रेविटी सेंटर भी कहते हैं। अगर किसी ट्रायंगल का मिड सेंटर सेंट्रॉइड या ग्रेविटी सेंटर दिया हो, बाकी 2 वर्टेक्स दिया हो, तो तीसरा वर्टेक्स कैसे फाइंड करते हैं? तो आप एक काम कीजिए, तीसरे वर्टेक्स को आप x, y मान लीजिए। ठीक है, या फिर तीसरे वर्टेक्स को आप a, b ही मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो है मेरे दोस्त आपका सेंट्रॉइड। ये सेंट्रॉइड का x है, सेंट्रॉइड का y है। तो सेंट्रॉइड का x क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 हो जाता है। और सेंट्रॉइड का y क्या होगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 और बाई में 3। ठीक है, अब ये देखिए, सेंट्रॉइड का x हमारे पास 0 है, x1 कितना है? -1 प्लस x2 कितना है? 5 और x3 कितना है? a और बाई में कितना? 3। ये हमारे पास 0 हो गया। अब ये 4 प्लस a हो गया, तो a का मान आ गया -4। अब आपने -4 जैसे यहां पर देखा, आपने आंसर टिक कर दिया। ठीक है, अब सेंट्रॉइड का y देखोगे -3 हो जाएगा, y1 देखो 4 है, अपना y2 देखो 2 है, और y3 हमें पता नहीं, और बाई में कितना? 3। ये हो गया -9। ये हमारा 6 और प्लस में b, तो b का मान क्या होगा? 6 इस पर आएंगे तो -15। तो b का मान आपका -15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसे देखो, ये क्या है? एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। दीवार
सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई क्या हो जाएगी? सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ध्यान से आप देखना, ये देखो ये दीवार है, ठीक है, और दीवार के टॉप तक एक सीढ़ी गई है। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका जमीन है। मेरे दोस्त, हमसे बड़ी प्यार से कहा है कि यहां पर सीढ़ी 60 डिग्री का कोण किसके साथ बना रही है? दीवार के साथ बना रही है। दीवार ये है, सीढ़ी ये है, तो सीढ़ी दीवार के साथ 60 बनाएगी तो यहां पर 60 बनाएगी, ठीक है ना। अगर यही सीढ़ी जमीन के साथ बनाएगी तो यहां बनाएगी, लेकिन दीवार के साथ बनाएगी तो यहां बनाएगी, ठीक है। अब ये 90 है, ये 60 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा राइट, हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर 60 डिग्री के सामने √3, 30 डिग्री के सामने 1 और 90 डिग्री के सामने 2। क्या गिवन है? तो हमें दिया है 25 मीटर लंबी सीढ़ी, यानी 15 मीटर। इस सीढ़ी की लंबाई दिया है 15 मीटर। जब 2 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 7.5। हमें हाइट ऑफ वॉल पूछा था, 1 की वैल्यू आ गया 7.5, तो 7.5 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्या ये उम्मीद है, उम्मीद करें कि आपको समझ में आया होगा, एकदम करेक्ट समझ में आया होगा। जान था ही नहीं तो समझ में कैसे नहीं आएगा। अब देखिए ये क्या है, एक बाल्टी के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या इतना इतना है, उसका हाइट इतना है, तो बाल्टी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बाल्टी मतलब छिन्नक, फ्रस्टम। ये देखिए, ये इस वक्त आपके सामने एक फ्रस्टम है, ये रहा आपका फ्रस्टम, ठीक है। अब ये देखिए फ्रस्टम एकदम प्यार से, और ये है इसकी क्या? हाइट, ये इसकी हाइट। आप क्या देख रहे हो? बाल्टी का जो सरकम रेडियस है वो 35 सेमी है, और ये हमारा छोटी आर 14 सेमी है, और बाल्टी की जो हाइट है मेरे दोस्त ये कितना है? ये हमारा 40 सेमी है, ठीक है। क्या कह दिया? इसका वॉल्यूम बताइए क्या होगा? तो मेरे दोस्त अगर हम इसका वॉल्यूम फाइंड करने चले गए, क्या होगा वॉल्यूम? 1/3 पाई एच, बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर और प्लस आर इंटू आर। सारा चीज अवेलेबल है, बैठा देना, आराम से सॉल्व कर देना, है ना। नॉर्मल कैलकुलेशन तो खुद से कर लेना, सब कैलकुलेशन हम थोड़ी ना करेंगे, कहीं कहीं पर आइडिया देकर भी हम निकलते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब इसे देखिए कि ये यहां पर क्या है। टीपी और टीक्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक सर्कल पर खींचा गया क्या है? टेंजेंट, स्पर्श रेखा है। हमें कह दिया कि POQ 120 है, तो OTP का मान क्या होगा? अब देखो दोस्त, अपने पास एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल के बाहर कहीं एक पॉइंट है T। सर्कल के बाहर कहीं एक पॉइंट T है। इस पॉइंट T से सर्कल पर खींचे गए जो स्पर्श रेखा हैं, सर्कल पर खींचे गए जो स्पर्श रेखा है, ठीक है, और ये मेरे दोस्त क्या है हमारा? ये हमारा पॉइंट। अब ध्यान से देखें, सेंटर, ओके। आप सबको पता है कि सेंटर टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। अगर आप सेंटर से टेंजेंशियल पॉइंट को मिला देंगे तो आपने पढ़ा होगा कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। तो ये आपका है TP और ये आपका है TQ, ये आपका सेंटर है। क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त? यहां पर POQ 120 दिया हुआ है। देखिए POQ ये पूरा का पूरा ये हमारा 120 है। कितना? 120, ठीक है। और ये OTP का मान किसके बराबर होगा? देखो दोस्त, अगर हम OTP की बात करें, OTP, इसके लिए आप इसको मिला दीजिए। आप जैसे ही इसको मिलाएंगे तो ये हमारा 60-60 हो जाएगा, 90-60 तो ये हमारा 30 होगा, 90-60 तो ये हमारा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिए, OTP का मान क्या होगा? OTP का मान हमारा 30 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का रिजल्ट 30 हो जाएगा। क्या आप में से सबको 30 आ रहा है आंसर? ओके, करेक्ट आंसर है 30। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्या है? टेन थीटा का वैल्यू 12/13 है। बताइए सर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? कोई बात नहीं, अब ये देखो ना, ये हमारा P है और ये अपना क्या है? B। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हम फाइंड करने जाएंगे। ध्यान से, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज फाइंड करने जाएंगे तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। अगर हम इसे ऐड करते हैं तो 9 4 13 हो जाएगा। और मेरे दोस्त यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे?
9 4 13, 6 4 10 और 1 1 11 और 2 और 1 हो जाएंगे 3, 313। ठीक है, आपको चाहिए 2 साइन कॉस और बाय कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो देखिए अच्छे से, 2 साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनीज, यानी हो जाएगा 12 और बटे रूट के अंदर 313। ठीक है, और इनटू यहां पर आप क्या देखेंगे, 13 आधार और बटे कर्ण 313, और डिनोमिनेटर में आ जाएंगे तो जब 13 बटे रूट 313 का स्क्वायर करने जाएंगे तो हो जाएगा 169 और बटे 313, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 144 और बटे 313, 313। ठीक है, अब 313 एलसीएम लाके हम जैसे ही मेरे दोस्त काटते हैं तो 313 से 313 कट जाएगा, ऊपर में रह क्या जाएगा, 24 × 13 यानी कि 312, नीचे 169 में 144 चला गया तो 25, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप में से जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए में लाया होगा करेक्ट रहा होगा। देखो मेरे दोस्त, मैंने एस्टेट वाली क्लास स्टार्ट कर दिया था, तो 5 बजे ही एस्टेट का टाइम है, 5 बजे। ठीक है, अब ये दिक्कत यहाँ पर यह है ना कि एस्टेट का क्लास आज लाइव टेक्निकली फॉल्ट की वजह से नहीं किया गया था, तो बाद में वो चीज़ एस्टेट बैच के अंदर डाल दिया गया है जो 5 बजे क्लास हुई थी। इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, सारा क्लास अपने टाइम से होगा। एक चैप्टर एस्टेट के अंदर हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब आप इसको देखो, ये क्या है, जिन बारंबारता बंटन का बहुलक, ओहो हो, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक बताइए। अब देखिए इसका हमसे मॉड निकालने कहा है। एट फर्स्ट मॉड होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए, मॉड एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन अपॉन 2 FM माइनस F1 माइनस F2 और इंटू एच, यही अपना मॉड है। ठीक है, मॉड निकालने से पहले हमें मॉड क्लास देखना होता है। मॉड क्लास उस क्लास को कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 44 है, तो यही हमारा मॉड क्लास है। मॉड क्लास की फ्रीक्वेंसी FM कहलाता है, जस्ट पहले वाला F1 कहलाता है, जस्ट बाद वाला F2 कहलाता है। मॉड क्लास की लोअर लिमिट को L कहते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ से आपका H आएगा कितना, 15, अपर माइनस लोअर 55 माइनस 40। ठीक है, अब आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, L की वैल्यू कितना है 40 प्लस FM कितना है अपने पास, FM 44 और माइनस F1 हो गया 20। अब 2 इंटू 44 यानी 88 माइनस F1 अपना 20 है और F2 कितना है 26, और इंटू लेंथ ऑफ क्लास यानी H का वैल्यू 15। अब आप इसे सॉल्व कर लो, नॉर्मल कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लोगे खुद से, है ना, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 48.57 अप्रॉक्स में आ जाएगा, 48.57 अप्रॉक्स में आ जाएगा। बस सॉल्व कर लेना है इसको, नॉर्मल कैलकुलेशन है। ठीक है, और कैलकुलेशन तो पेपर के अंदर आपको करना होगा, खास तौर पर अप्रॉक्सीमेशन जब हो तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर 10-10 का डिफरेंस है ऑप्शन में, तो कोई दिक्कत नहीं, अप्रॉक्सीमेशन भी बड़े आसानी से कर लेंगे। ठीक है, जब वेरी क्लोज ऑप्शन होता है तो थोड़ा सोचना पड़ जाता है, तो जाके पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, अब देखो ना, जैसे यहाँ पर अगर हम काम ही करते हैं मान लो, तो मेरे दोस्त ये हमारे पास 40 हो गया। अब यहाँ देखो ये क्या होगा, ये यहाँ से 24, अब 24 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 15 चौको 60, 15 दूने 30, 30 और 6 36 हो जाएगा। नीचे देखो, ये 88 में से अगर 46 जाएगा तो कहीं ना कहीं 42 बचेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6 से काटो, ये 60 हो जाएगा और ये हमारा 7 हो जाएगा। ये तो वेरी सिंपल हो गया, 40 और प्लस 7 8 56, बच गया 4, 7 5 35, 7 49, बस आंसर आ गया। नॉर्मल कैलकुलेशन था, लेकिन आप में से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर कैलकुलेशन करो करो, तो क्या करें, करना पड़ता है। ठीक है ना, चलो बी तो नहीं होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बी कैसे हो जाएगा, अब ये देखो ये क्या है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 22 है। देखिए वृत्त क्या हो गया, कीजिए कीजिए काम कीजिए, परेशान मत होइए।
अब देखो यहां पर हमें कहा कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि कितना 22 सेमी है। तो जिसकी परिधि यानी किसकी परिधि, तो मेरे दोस्त सर्कल की परिधि, ठीक है। और सर्कल की परिधि होता क्या है 2πr, और वो मेरे दोस्त कितना है, वो हमारा 22 है। यहां से r निकालेंगे ना, तो ये 22 से 22 हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए ये आपका क्या हो गया 7/2, ये हो गया छोटी r। ओके, क्या हमें कह रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, तो मेरे दोस्त चतुर्थांश क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या होता है 1/4πr²। 1/4πr² करने चले गए, ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, 7 से 7 चला जाएगा, ये हमारा 11 हो गया है। और कोई कटने वाला है क्या, हाँ 11 सते 77 और नीचे हो जाएगा आपका 8, यानी 9.625, 8 9 72। एक ही ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो गया, ठीक है। ये हमारा 13 नंबर सवाल था। आइए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। ये तो दिक्कत नहीं हुआ होगा, बन रहा होगा सब बड़े आराम से, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये टीआरई 1.0 के अंदर पूछा हुआ सवाल है। और अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते होंगे या बिहार सरकार की बुक पढ़ते होंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आप ऐच्छिक वाला चैप्टर है ना, उसका ये सवाल है, ठीक है। और ये सवाल टीआरई के अंदर 1.0 में पूछा हुआ है, टीआरई के अंदर 1.0 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। में कहा गया एक सर्कल 3 पॉइंट से गुजर रही है 6, -6 से। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है 3, -7, और तीसरा पॉइंट क्या है 3, 3। ये 3 पॉइंट से गुजर रही है। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ मेरे दोस्त, अगर यहाँ पर ये सेंटर है जिसका कोऑर्डिनेट में x, y मान लूँ, ठीक है, तो इस वक्त मुझे ये बताओ क्या ये रेडियस है अपना, ओ सॉरी, क्या ये रेडियस है, यस ये रेडियस है, यस, और ये रेडियस है, बिल्कुल तीनों ही रेडियस है। तो सेंटर से ये अपना रेडियस है, ये अपना रेडियस है, और ये भी अपना रेडियस है। ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, और ये हमारा पॉइंट सी है, ठीक है। अब ये देखिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ओ से एक ओ ए डिस्टेंस, ओ बी डिस्टेंस और ओ सी डिस्टेंस, तीनों ही रेडियस है। एक काम करो, एक बार ओ बी और ओ सी को बराबर करो। अब देखो ओ बी और ओ सी को हम बराबर कर रहे हैं, ओ बी और बराबर ओ सी। देखिए ओ बी ओ सी दोनों बराबर रेडियस के कारण जब ये दोनों दूरी बराबर है तो दोनों दूरी का स्क्वायर भी बराबर होगा। आप कहोगे हाँ जी सर, अब दो पॉइंट के बीच की दूरी का स्क्वायर क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ओसी स्क्वायर करेंगे x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहां पर आप देखिए क्यों, क्योंकि आपको पता है कि दो पॉइंट के बीच की दूरी का जो स्क्वायर है वो होता क्या है x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर हम देखें x - 3 और x - 3 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब देखो y - 3 का स्क्वायर, y + 7 का स्क्वायर, या तो आप वैल्यू पुट कर लो, एडजस्ट कर लो, और नहीं तो फिर आप सॉल्व कर लो। a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab + b स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर 49। देखिए y स्क्वायर चला गया, 6y इधर से 40y आ गया, तो माइनस का 20y आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 जाके उधर -9 हो जाएगा, यानी कि आपका 40 हो जाएगा। आप क्या कह सकते हो y का मान -2, तो y का मान यहाँ पर -2 हो गया। तो यहाँ से आपने देखा कि y की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2 मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो बस अब क्या करना है, अब y की वैल्यू यहाँ पर तुमने -2 डाल दिया। अब एक बार क्या करो भाई, एक बार आप ओ ए स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर को बराबर कर लो। जैसे ही आपने ओ ए स्क्वायर, आंसर तो आ ही गया आपका ऑप्शन से, है ना, लेकिन आप एक बार ओ ए स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर बराबर करोगे तो क्या होगा x - 3 का स्क्वायर, तो हो गया x - 3 का स्क्वायर और प्लस y का मान -2, -2 और -3 -5 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ओ बी स्क्वायर, सॉरी ये तो हमने ओ बी स्क्वायर कर लिया, ओ बी, ओ ए तो यहाँ है, ओ ए तो अभी किया ही नहीं। तो देखो x - 6 का स्क्वायर, x - 6 का स्क्वायर हो गया
और y है -2, -2 माइनस माइनस +6, -2 माइनस माइनस +6 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, ये देखो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुम देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, हर जगह पर 3 है, तो क्यों ना 3 एडजस्ट कर लें। अगर हम 3 मान रख देते हैं तो देखते हैं 3 रखने से क्या होता है। तो मेरे दोस्त ये तो मेरा 0 हो जाएगा और ये मेरा 25 हो जाएगा, यानी कि इधर देख लो, ये हो जाएगा 3 में 6 गया -30, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी LHS बराबर RHS। बिल्कुल LHS बराबर RHS हो जा रहा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो गया। पूरा पूरा आपको लेकर के नहीं चलना है उस तरह से, ठीक है। हाँ, बाय ऑप्शन इजी होगा, बिल्कुल आपने सही कहा है कि आप ऑप्शन उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, डिस्टेंस चेक कर लीजिए, तो भी आप काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। चलो आओ बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल इतना है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। अब देखिए, सबसे पहली बात, वृत्त कोई भी हो, वृत्त कोई भी हो, एरिया पायर स्क्वायर ही होता है। ये 154 है, यहाँ से आर का मान हो जाएगा 7, आर की वैल्यू 7 हो जाएगा। और आर की वैल्यू अगर 7 है तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज में छोटी आर क्या होता है, भुजा, और बाई 2√3, ये है आपके पास 7। अगर आप यहाँ से साइड निकालने जाओगे तो ये हो जाएगा 14√3, तो साइड का मान हो गया 14√3। जब साइड का मान 14√3 है तो मुझे चाहिए क्या, इसका परिमाप। हम अगर परिमाप निकालने जाएंगे तो परिमाप तो 3 गुना भुजा ही होता है, 3 गुना भुजा, तो ये 14 दिया हो जाएगा 42, और √3 का मान 1.732, सॉरी 1.73 कहा है लेने के लिए। हालांकि ऑप्शन तो √3 के ही फॉर्म में दिया, फालतू में √3 का मान दे दिया, आंसर तो यहीं पर आ गया। अभी काहे ला दे दिया, जब पुट ही नहीं किए तो देने की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। चलिए, ये था हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। आइए अब हम 16 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। ध्यान से देखो दोस्त, यहाँ लिखता है कि 10 प्लस कॉट का मान 2 है, तो 10⁻7 प्लस कॉट⁻7 की वैल्यू क्या होगा। अब 3 पॉइंट हम यहाँ लिखाएंगे, तीनों पॉइंट को ध्यान रखना। देखिए, साइन साइन थीटा और प्लस कॉसेक थीटा का मान 2, कॉस थीटा और प्लस सेक थीटा ये भी हमारा 2 है, ठीक है। और ये देखिए, टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा ये भी हमारा 2। याद रखना, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने इन्वर्स के साथ जुड़ करके 2 बना ले, तो ये जो जुड़ के 2 बना रहा है ना 90 डिग्री के लिए, और ये जो हमारा जुड़ के 2 बना रहा है 0 डिग्री के लिए, और ये हमारा बना रहा है 45 डिग्री के लिए, ठीक है। याद रखना, कोई रेशियो अपने इन्वर्स के साथ जुड़कर अगर 2 बना ले तो उसकी कुछ भी पावर रख करके जोड़ोगे तो ऑलवेज 2 ही आएगा, चाहे पावर सेम रखो चाहे पावर अलग अलग रखो। यानी साइन की पावर m थीटा और प्लस कॉसेक की पावर n थीटा ये भी आपका 2 ही होगा। कॉस की पावर m थीटा और ध्यान दो, कॉस की पावर m थीटा और यहाँ पर सेक की पावर n थीटा ये भी हमारा 2 ही होगा। फिर आप देखिए, टेन की पावर m थीटा, टेन की पावर m थीटा और कॉट की पावर हमारा n थीटा ये भी कितना होगा, 2 ही हो जाएगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देख लिया कि रिजल्ट कितना होगा। 10 प्लस कॉट अगर 2 है तो 10 की कुछ भी पावर देकर आप जोड़ोगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। क्या उम्मीद करें आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो ये चीज़ याद रखना, ये आपके बड़े काम का चीज़ है। ध्यान दो और देखो ये क्या है मेरे दोस्त, एक 7 सेमी भुजा वाला एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला आरोपित है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर सा एक डायग्राम बनाते हैं जिससे कि आपको पूरी चीज़ एडजस्ट हो जाए दिमाग में। देखो भाई, देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक घन है, घन के ऊपर क्या है भाई, एक अर्धगोला आरोपित है। देखिए घन के ऊपर अर्धगोला है,
यहाँ देखना, तो मेरे दोस्त ये घन के ऊपर अर्धगोला है, ठीक है, और ये है अर्धगोले का बेस। आप इस घन की भुजा अगर 7 मीटर है, इस घन की भुजा अगर 7 सेमी है, 7 सेमी, तो घन की भुजा मेरे दोस्त हमारा 7 सेमी है। हमें कह दिया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। आप एक काम कर लेना मेरे दोस्त, अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, घन बना है 6 सरफेस से और 6 के 6 वर्ग है, तो सीधे कह दो 6 गुना वर्ग का क्षेत्रफल। निकाल दिया आपने, ठीक है। इसके बाद आप देख लो, ये जो आपने यहाँ पर स्फेयर रखा है, इसका यहाँ से यहाँ चारों तरफ का पार्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा। कहोगे क्या, आपने ये 2 पाई r स्क्वायर जोड़ा, अच्छी बात है, 6 के 6 सरफेस को जोड़ लिया, अच्छी बात है, लेकिन मेरा सवाल है, क्या सच में 6 के 6 सरफेस इंडिपेंडेंट है? नहीं। एक सरफेस नीचे इंडिपेंडेंट है, चारों तरफ इंडिपेंडेंट है, लेकिन ऊपर वाली जो सरफेस है ना, उसको ये अर्धगोला ढका हुआ है, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, पूरा का पूरा जोड़ लिया है। तो ये ढका हुआ है लेकिन आपने इसको जोड़ लिया, तो जितना एक्स्ट्रा आपने जोड़ लिया उसको हटा दीजिए। तो देखिए ढका हुआ कितना है, बस उसको हटाइए। तो ढका हुआ क्या है, एक सर्कल से ढका हुआ है। अर्धगोला का बेस एक सर्कल होता है, ठीक है। अब एक सर्कल से ढका हुआ है तो आपको क्या करना होगा, एक सर्कल का एरिया यहाँ से घटाना होगा, एक सर्कल का एरिया यहाँ से घटाना होगा, बस। अब देखिए 6 गुने 49 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर कितना, अब देखो ना, डायमीटर हो जाएगा 7, तो त्रिज्या होगा 7/2, तो 7/2 7/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये आपका 11 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा। 9 और 6, एकदम ध्यान से इस चीज़ को समझना। 9 6 54 और 6 4 24, 24 और ये 29 और प्लस ये 77/2, तो मेरे दोस्त ये कितना हो जाएगा, 77/2 यानी कि 38। तो 8 4 12, 8 4 12, 9 3 12, 1 13 और ये मेरे दोस्त हमारा 3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा तो कलेक्शन करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। 2 पाई r स्क्वायर क्यों किए सर? देखो, अर्धगोला का जो कर्व सरफेस है ना, वो 2 पाई r स्क्वायर ही होता है, इसलिए मैंने 2 पाई r स्क्वायर किया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, इसको देखते हैं। एक एपी के n पदों का योगफल दिया हुआ है, हमसे कहा कि उसके 25वीं पद क्या होगा। मेरे दोस्त n पदों के योगफल का मतलब क्या होता है कि ये आपको Sn दिया हुआ है, और Sn कितना दिया हुआ है, 3n² अपॉन 2 और प्लस ये हमारा 5n और अपॉन 2, ठीक है। अब क्या करो यहाँ पर मेरे दोस्त आप एक पद का योग निकालो। अगर आप एक पद का योग निकालोगे तो ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 5/2, यानी रिजल्ट हो जाएंगे 4। आप अगर यहाँ पर दो पद का योग निकालोगे ना, दो पद का योग, तो 4 तिया 12/2 6 हो जाएगा और प्लस 10/2 यहाँ 5 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 13। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि एक पद का योग में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म होता है, और दो पद के योग में क्या होता है, दो पद के योग में हमारा पहला पद भी होता है और हमारा दूसरा पद भी होता है, ठीक है। तो पहला पद तो हमारा 4 है। अब 13 में पहला पद 4 है, तो दूसरा पद क्या होगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला, अब हमें कहा उसका 25वां पद क्या होगा। मेरे दोस्त अगर मुझे 25वीं पद फाइंड करना होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 25वां पद आपको पता है कि a+24d। अब देखिए ए का मान कितना, तो आप ए का मान देख लो, ये 4 हो जाएगा, और 24 गुने डी, तो डी का मान क्या होगा, तो यहाँ देख लो, अगर आपने T2 माइनस T1 कर लिया तो डी आपका 5 हो जाएगा। 120 + 4 यानी 124। 76 कैसे हो गया, कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने? रुक जाओ भाई,
ये 4 है, ये मेरा 9 है, ये 5 हो गया। 25वीं पद है, ये प्लस 24D। ए हमारा 4 है, 24D, ये हमारा 5 है। ओहो हो, यहाँ पर मैंने गड़बड़ किया है, यहाँ पर मैंने गड़बड़ किया है। ये 11, ये 4, तो ये कितने हो जाएगा 7। यहाँ से कितने आ जाएंगे, ये हमारा आ जाएगा 3। ठीक है, धन्यवाद भाई। यहाँ पर आप 3 डाल दो, ये हो गया 76। तभी तो सोचा मैंने गड़बड़ कहाँ किया। ये था हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। आइए अब हम 19 नंबर की ओर चलते हैं। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है और व्यास 4.5 सेमी है, इसे पिघलाकर 1.5 सेमी व्यास और 0.2 सेमी मोटा कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं? अब ये देखिए, अगर मेरे दोस्त हमने, क्या हो गया, देखना यहां पर, एक एक सिलेंडर को पिघलाकर अगर मैं सिक्का बनाऊंगा ना, तो कॉइन भी एक प्रकार का सिलेंडर ही होता है। अब देखो वो कैसे, मेरे दोस्त एट फर्स्ट आप यहां पर देखो, अगर ये बड़ा सा सिलेंडर है, ठीक है, ये हमारा बड़ा सा सिलेंडर है, और एक मेरे दोस्त हमारा ये छोटा सा सिलेंडर है। सिक्का बना रहे हैं ना, तो सिक्का तो पतला ही पतला बनेगा ना। ठीक है, इसको पिघला करके हम ऐसा ऐसा कॉइन बना रहे हैं। कितने कॉइन बनेंगे, इसका भी रेडियस हाइट मालूम है, इसका भी रेडियस हाइट मालूम है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो काम करते हैं। तो भाई मान लेते हैं इसको पिघलाने से ऐसा ऐसा n सिक्का बनेगा। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई। रेडियस दिया है 4.5, तो 4.5 का मतलब क्या हो गया, व्यास दिया है 9/2, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा यहाँ से, व्यास का आधा यानी 9/4। तो मेरे दोस्त ये हमारा हो जाएगा 9/4 पाई आर स्क्वायर एच, और एच यहाँ पर कितना है, तो एच हमारे पास 10 सेमी है। ओके, 10 सेमी। अब मेरे दोस्त इसको पिघला के आपने ये बनाया, ये भी तो बेलन है, तो बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अगर व्यास हमारा 3/2 है, तो त्रिज्या हो जाएगा व्यास का आधा 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, और 9/4 है ना, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और एच कितना है, तो एच आपका 0.2 सेमी है। ठीक, अब आप मान लीजिए मेरे दोस्त कि इसको पिघलाकर ऐसा ऐसा कितना बनेगा, एन बनेगा, ऐसा ऐसा एन बनेगा। अब इसको पिघलाकर ऐसा ऐसा एन पीस बनेगा। क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पाई से पाई पहले कैंसिल आउट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 81 और बटे 16 और इंटू 10। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 और बटे 16 और इंटू ये 2/5 एन। ठीक है, कितना पीस, एन पीस, जो कटने वाला है काट दीजिए, इससे ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 9 9 81 हो जाएगा, और 2 से 5 बार में काट देंगे, 5 से इधर मल्टीप्लाई होगा, 45 बचे 225, और हम इसे क्या कह दिए, 225 बनेगा, 225 बनेगा। देख लो पहले कैलकुलेशन से, 9/4 है, ठीक है, 81/16 हो गया, ये हाइट हमारा 10 सेमी है, 10 सेमी हो गया। अच्छा, ये तो ओके, यहाँ पर मामला है, क्या मामला है, ये डेसिमल हटाएंगे तो 10 होगा ना, तो 45 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 450। ये बच्चों वाली बात हो गई। ठीक है, कॉइन सर्कल होगा मेरे दोस्त, कॉइन सर्कल कैसे होगा, कॉइन को ऊपर से आप देखते हो तो सर्कल होता है, नीचे से देखते हो तो सर्कल होता है, लेकिन कॉइन में मोटाई होता है ना, थिकनेस, जिसके कारण वो सिलेंडर है। ठीक है, चलो अब इसको देखो मेरे दोस्त, हमें इतना बराबर कह रहा है कि क्या हो जाएगा, आप दो तरीके से काम कर लो। ऑप्शन तो मुझे 2 ऑप्शन सिमिलर दिख रहा है, अब सिमिलर 2 ऑप्शन दिख रहा है, इसका मतलब डिग्री वैल्यू से काम नहीं बनेगा, 45 से काम नहीं चलेगा, और कोई डिग्री वैल्यू जैसे ही आप डालेंगे थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। क्या करें,
60 और 30 में काम चल सकता है? देखते हैं, चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 60 डिग्री डालने की कोशिश करते हैं। साइन 60 हो जाएगा √3/2 और कॉस 60 हो जाएगा 1/2 प्लस ये हमारे पास टेन 60 हो जाएगा √3 और 1 प्लस ये हमारा 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, ये 2 से 2 तो कट जाएगा, ये √3 रह जाएगा और प्लस यहाँ पर 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या रहेगा 3, 3 से कटेगा तो ये हमारा √3 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा √3, ठीक है, एकदम ध्यान दीजिए। फाइनली हो जाएगा 5/√3। अब देखना है कि 5/√3 कहाँ होता है। तो अगर हम यही 60 डिग्री यहाँ पुट करते हैं मेरे दोस्त, 60 डिग्री यहाँ पर पुट करते हैं तो cos 60 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा cosec 60 और प्लस में ये हो जाएगा tan 60, ठीक है। अगर हम एलसीएम भी लेते हैं कि 4 + 3 7 हो जाएगा, जिसके आंसर होने की संभावना कम हो जाएगी। अब थोड़ा इसको देखते हैं कि ये क्या हो सकता है। ये आपका साइन cosec 60 2 है, cosec 60 2/√3 है और ये हो गया हमारा cot 60 1/√3, यानी ये फाइनली हो जाएगा 5/√3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर आप 60 डिग्री से काम चला सकते हो। 45 डिग्री जैसे ही डालेंगे तो बी और सी दोनों ही आंसर हो जाएगा, तो 45 डिग्री डालने का कोई मतलब नहीं है। तो 60 डिग्री से भी आप आंसर देखो 0 और 90 आप नहीं डाल सकते। तो मेरे दोस्त आप क्यों 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 नहीं डाल सकते? तो 0 जैसे ही 90 जैसे ही डालेंगे 10 90 क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए 90 डाल नहीं सकते हैं, है ना। ओके, और मेरे दोस्त यहाँ पर अगर हम 0 डालते हैं तो 0 डालेंगे तो cot 0 अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए मैंने 0 भी नहीं डाला। 45 डालने पर 2 ऑप्शन मैच कर जाएगा, इसलिए नहीं डाला। तो फिर 30 और 60 में से कोई एक डालेंगे, तो कोई एक डाल दिया, काम कर दिया। दूसरा उपाय क्या है, एलसीएम लेकर काम कीजिए। अब इसको देखिए, एक छिन्नक के आधारों का परिमाप इतना इतना है, ऊंचाई इतना है, आयतन क्या होगा? क्यों, से तो सिमिलर हो गया ना भाई। ओके, वो कैसे? अरे भाई, हम सब लोग जानते हैं छिन्नक का मतलब क्या है, एक बाल्टी है। ये हो गया एक बाल्टी, ठीक है। हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, ये हमारा बड़ी आर है और ये हमारा छोटी आर है, और मेरे दोस्त ये क्या है हमारा, ये हमारा हाइट है, ठीक है। अब ये देखिए नीचे का जो पेरीमीटर है यानी 2πr, ये हमारा 44 है, और ऊपर का जो पेरीमीटर है 2πr वो कितना है, तो ये मेरे दोस्त हमारा 33 है। अब आप यहां देख लीजिए, 22 दूनी 44 से 44 चला गया, आर का मान 7 हो जाएगा, और 11 दूनी 22 11 तिया 33, यहां से छोटी आर का मान कितना होगा, 21 और बटे 4 हो जाएगा। अब मेरे दोस्त कि सारा चीज अवेलेबल हो गया, जब सारा चीज अवेलेबल है तो वॉल्यूम तो निकाल ही सकते हो। क्या आपको हाइट भी मालूम है 16, वॉल्यूम क्या होता है 1/3πh, बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस r इंटू आर। आराम से डालना, कैलकुलेट कर लेना, और कैलकुलेट जैसे ही करोगे 1899.33 आएगा। तो ये कैलकुलेशन अप्रॉक्सीमेशन का है, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब इसको देखते हैं, ये क्या है मेरे दोस्त। 6 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं तो कि प्रत्येक वृत्त एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजरते हैं, वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगा? आपसे एक बात बताऊं, जब कभी भी ऐसा सीन हो कि दो सर्कल सेम रेडियस का और एक दूसरे के सेंटर से पास करे और कॉमन कोड का लेंथ पूछे, तो सीधा r√3 लगाना, सीधा r√3, कुछ भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे देखो हमारे पास दो सर्कल है मेरे दोस्त, ठीक है, दो सर्कल, एक देखिए इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है मेरे दोस्त। दोनों सर्कल सेम रेडियस का है और एक दूसरे के सेंटर से होके पास करती है, और इस स्थिति में आपसे कह दिया कि कॉमन कोड का क्या होगा, लेंथ। कॉमन कोड का जो लेंथ होगा, आप सीधा सीधा इसको ध्यान रखना, उतना कैलकुलेशन का टाइम नहीं रहता है।
तो सीधा ध्यान रखना कि ये जो कॉमन कोड है ना, कॉमन कोड ओवेनिस्ट जीवा ए बी, कॉमन कोड ए बी का जो लेंथ होगा वो r√3 हो जाएगा। यहाँ पर 6 है ना, तो सीधा 6√3 लगाओ। एकदम टाइम नहीं है, आप जल्दी से निकलो, कैलकुलेशन का वक्त नहीं है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रहना चाहिए वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हो तो। ठीक है, चलो ये था हमारा 22 नंबर क्वेश्चन। अब 23 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो दोस्त, अब आपको यहाँ पर मैं एक छोटा सा रिजल्ट दिखाता हूँ। वो रिजल्ट क्या है मेरे दोस्त, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, ये तुम्हारा बन जाएगा ए की पावर 4 बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी सीधा आप कहिए ना ए बी का होल स्क्वायर, सीधा आप कहिए ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो बात आपको समझना है। क्या, अगर हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी किया तो क्या हो जाएगा, ए की पावर 4 बी की पावर 4 और प्लस ए बी का होल स्क्वायर, और बटे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखिए ना, ये हमारा ए की पावर 4 बी की पावर 4, ये ए बी का होल स्क्वायर है, ए का स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस ए बी है। आप देख लो ना, जो सीन यहाँ पर वही सीन यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे तो यही वाली सीन तो आएगी, यानी इतना बराबर यही फॉर्मूला तो आएगा, है ना। तो उतना दिया हुआ है, इस रूप में कन्वर्ट करना है, यानी इसको इसमें इससे जब भाग देंगे तो ये क्या कन्वर्ट होके आएगा, 4.6 की स्क्वायर आएगा, 5.4 की स्क्वायर आएगा, और वो जो हमारा 24.84 है ना, वो दरअसल ए बी ही है ना, तो माइनस में भी आएगा, तो माइनस में आपका 24.84 आएगा। आप कैलकुलेट करो। अब देखो 46 का स्क्वायर करो, 50 से 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16, 25 घटा दो इसमें 21, 21.16 हो जाएगा। ये 50 से 4 ज़्यादा है, 4 का स्क्वायर 16, 25 घटा दो 29, 29.16 हो जाएगा, और माइनस ये 24.84। इसे जब हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 50.32 और माइनस 24.84। 12 में से 4 गया तो 8 हो जाएगा, 12 में से 8 गया तो मेरे दोस्त ये फिर से यहाँ पर 4 हो जाएगा, और ये 49 में से अगर 24 गया तो 25। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हाँ मेरे दोस्त, यूपी टीजीटी का भी क्लास जल्द ही हम लॉन्च करेंगे, बहुत जल्द यूपी टीजीटी के लिए भी हम क्लास स्टार्ट करेंगे स्पेशल। तो यूपी टीजीटी स्पेशल क्लास जल्द ही आएगा। आप यूपी के जितने भी छात्र हमारे क्लास को देख रहे हैं, अपने अपने इलाके में ये ज़रूर बता देंगे कि टीचर है ना, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, यानी प्लेटफॉर्म पटना वाला आप सभी की सेवा में। बीपीएससी टीआरई में जिस तरह से रिजल्ट का बाहर लगा दिया है, ठीक उसी प्रकार यूपी टीजीटी यानी यूपी टीचर के लिए भी प्लेटफॉर्म अपनी सरजमी से, प्लेटफॉर्म आपके घर तक पहुंचकर जबरदस्त तैयारी यूपी टीचर का भी कराएगी, है ना। और बहुत जल्द ही उसका स्पेशल बैच स्टार्ट होगा। देखो, दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम समावर्तक 1105 और 5 है। यदि एलसीएम हमारा एचसीएफ का यदि एलसीएम पहली संख्या का 17 गुना है तो मेरे दोस्त दोनों संख्या को ज्ञात करो। ऑप्शन से करो ना, ज़्यादा सही रहेगा, है। अब यहाँ देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि दो संख्या का एलसीएम हमारा इतना है और एचसीएफ हमारा 5 है। ये तो सत्य है। एचसीएफ अगर आप यहाँ लेने जाइएगा, दोनों में 5 कॉमन है तो 5 ही हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। लेकिन अगर आप एलसीएम लेने जाइएगा तो क्या हो जाएगा, 5 आपका कॉमन है दोनों में, उसके अलावे अरे 5 गुना 11 है और ये 5 गुना 17 है ना, तो 5 कॉमन आया, कॉमन ले लिए, उसके बाद 11 और ये हमारा 17, ठीक है। तो आप यहाँ से देख लीजिए, ये 55 और ये हमारा हो जाएगा 17, 17 पचे 85, 85 ये तो पुर नहीं पाएगा, 1005 तो नहीं पुड़ेगा, तो ये आपका गया काम से। यहाँ आप देख लीजिए एलसीएम निकालेंगे, 5 के अलावा यहाँ 13 बचेगा और यहाँ पर आपका 17 बचेगा, तो 17 पचे 85 और ये हो जाएगा आपका 13, 13 पचे 65, 13 104, 110, ये तो पुर गया। और एचसीएफ लेने जाएंगे
तो दोनों में 5 कॉमन आएगा तो 5 भी आ जाएगा, यानी एचसीएफ हमारा 5 भी हो गया और एलसीएम हमारा 1105 भी हो गया। अब एक और बात क्या कहा है इसने, कहा कि एलसीएम पहली संख्या का 17 गुना है। तो देखिए एलसीएम हमारे पास जो एलसीएम अपने पास 85 गुने 13 है ना, 85 गुने 13 वो पहली संख्या है 65। देखिए क्या उसका 17 गुना है, बिल्कुल। तो वो कैसे, देख लीजिए यहाँ पर 5 गुने 17, अब 13 पचे 65 गुने 17, तो देख लीजिए पहली संख्या का 17 गुना तो है ही। यानी कि दो ऐसी संख्या जिसका एलसीएम 5 एचसीएफ 5 एलसीएम 1105 और एलसीएम जो है वो पहली संख्या का 17 गुना है, बिल्कुल 17 गुना है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है दोस्त, तो ये था हमारा 24 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। देखो 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, 120 रुपए का भुगतान 10 रुपए 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्के की संख्या के रूप में किया गया, सिक्के के रूप में किया गया। इसका कुल मिलाकर के सिक्का है 25। कहता है इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भुगतान में उपयोग किए गए 10 रुपए के सिक्के हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, ये जो 10 रुपए वाली 10 रुपए वाली, 5 रुपए वाली और मेरे दोस्त 2 रुपए वाली, 3 टाइप का जो सिक्के हैं उनकी संख्या नहीं मालूम है, तो आप एक्स वाई और जेड मान लो। ठीक, एक्स वाई जेड मान लिए। तो हमें यही तो कहा है कि तीनों प्रकार के सिक्कों की कुल संख्या कितना है, ये आपका 25 है। 25 मेरे दोस्त, अगर हम यहाँ पर वैल्यू निकालने चले जाएं, 10 रुपए के एक्स सिक्के तो वैल्यू हो गया 10x, 5 रुपए के वाई सिक्के वैल्यू हो जाएंगे 5y, 2 रुपए के जेड सिक्के वैल्यू हो जाएंगे 2z। आप सबको ऐड कर दो और सबको ऐड करोगे तो मेरे दोस्त 120 आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है। अब जैसे ही आप दोनों को सॉल्व करने जाओगे तो मैं तो एक ही बात कहूँगा कि एक काम कर लो भाई, किसी को काटने का मूड बना लो। तो चलो y को ही 5 से गुणा कर देते हैं, y को ही काट देते हैं। अगर हम 5 से गुना सब में कर दिए, ये वाली लेके आ जाओ, यहाँ पर 10x, यहाँ पर 5y और यहाँ पर z बराबर 120। अब यहाँ से जैसे ही आपने हटाया 5y चला गया, माइनस में 5x और 5 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 3z, 125 में से 120 जाएगा तो आ जाएगा 5। अब क्या करें, तो यहाँ पर मेरे दोस्त हमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हमें कह रहा है कि 10 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या हो सकती है। 10 रुपए वाले सिक्कों की संख्या यानी x का मान क्या हो सकता है। मेरे दोस्त एक बात बोले, XYZ है क्या सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या कभी डेसिमल में नहीं आएगा, संख्या हमेशा इंटीजर में आएगा। तो ऑप्शन में से जो मान हम 10 रुपए के लिए रखेंगे, 10 रुपए के लिए यानी x के लिए, तो x का वही मान हो सकता है जिसके लिए z जो है वो इंटीजर होगा, है ना। तो देखो सबसे पहले x के लिए हम 8 रखते हैं, तो x के लिए अगर हम 8 रखेंगे प्लस ये 3z और बराबर 5, तो आप देख लो यहाँ पर 3z बराबर हो जाएगा 45, यानी z का मान हो गया 15, जो बिल्कुल इंटीजर में आ गया, बिल्कुल इंटीजर में आ गया। ठीक है, तो x का क्या मान हो सकता है, x का मान वही हो सकता है जिसके लिए z भी एक इंटीजर वैल्यू होगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त हमने जैसे ही x का मान 8 मारा हुआ है, z का मान 15 आ गया, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। बाकी आप वेरिफिकेशन के लिए चेक कर सकते हो, x y और z मिलके कितना है 25 ना। तो देखिए मेरे दोस्त x हमने माना x वाली 8 है, z वाली आ गया 15, 25 में अगर ये 23 है तो y कितना होगा 2। तो ये हो गया हमारा संख्या। बाकी आपको पता है ये 10 रुपए वाला है, ये 5 रुपए वाला है और ये हमारा 2 रुपए वाला है। आप वैल्यू निकाल सकते हो, 10 8 80, 2 पंचे 10 और 15 दूनी 30। आप देख लीजिए यहाँ पर 90 और 30 120 एकदम से मेरे दोस्त मैच कर गया। तो कभी कभी इस तरह के सवाल आते हैं, तो मेरे दोस्त यहाँ पर पूरी तरह से अपने आप को झोंक देना पड़ता है क्वेश्चन के अंदर। एग्जामिनेशन में सारे सवाल एक जैसे नहीं होते, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपका नॉलेज चेक करता है, तो नॉलेज चेक करेगा तो इस तरह से आपको वेरीफाई करना होगा, अपने आप को झोंकना होगा, लड़ना होगा क्वेश्चन से, तब जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब देखिए ये क्या है, 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। हमें कहा उन्होंने शुरू किया है, उन्होंने कार्य शुरू किया, x दिनों के बाद 10 लोगों ने काम करना छोड़ दिया। यदि पूरा कार्य 80 दिनों में पूरा हुआ तो बताओ x का मान क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम तो ये कहेंगे कि 25 आदमी इसी काम को 60 दिन में कर सकता है। अगर 25 आदमी किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, टोटल काम मेरे दोस्त इधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। x दिनों के बाद, यानी ये 25 आदमी x दिन तक काम किया, उसके बाद 10 लोग काम छोड़ दिया, तो 25 में 10 छोड़ देगा तो 15 लोग बचेगा, है ना। कहते हैं यदि पूरा काम हमारा कितना 80 दिन में पूरा हुआ, तो मेरे दोस्त 80 दिन में x दिन तक 25 आदमी किया, के बाद 10 आदमी चला गया, बचा हुआ 15 आदमी कितना दिन काम करेगा। 80 में से x दिन तक यहाँ काम हो गया है, तो 80 माइनस x दिन तक यहाँ काम होगा, है ना। अब आराम से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे 2500, यहां पर आ गया 25x, 15 × 120, 1200 और माइनस में हमारा x। 1200 आके घटेगा, 300 हो जाएगा और 25 में 15 गया तो 10 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 30। आप आराम से 30 ले आओ, कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, इसको देखो। अब देखो दोस्त ये क्या है मेरे दोस्त, यहां पर ट्रायंगल एबीसी में डी और ई, ए बी और बी सी के मिड पॉइंट है। यदि सी ई डी का एरिया 8 है तो बताओ चतुर्भुज ए डी ई सी का एरिया क्या होगा। अब आप सबसे पहले क्वेश्चन पर ध्यान दो, हैबॉक में मत आओ, इतना टेंशन थोड़ी ना लेना है। अब देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है मेरे दोस्त, एक ट्रायंगल हमारा ए बी और सी है, एक ट्रायंगल है ए बी और सी। अब ए बी सी ट्रायंगल में आपने क्या देखा है, तो ए बी सी ट्रायंगल में डी और ई, ए बी और बी सी का मिड पॉइंट है। ओह, ए बी और बी सी का मिड पॉइंट है। काम कर लो मेरे दोस्त, नाम थोड़ा चेंज कर लो, ए बी और सी, ठीक है। हमें कहा कि डी जो है ना वो ए बी का मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट ये हमारा डी है, और बी सी का मिड पॉइंट कितना है, बी सी का मिड पॉइंट ये मेरे दोस्त हमारे पास ये है, ठीक है। आप इसे मिला दीजिए। आपको पता है मेरे दोस्त यहां मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई हो रहा है। कैसे, किसी ट्रायंगल में किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के पैरेलल और लंबाई में आधी होती है। अगर ये 2 हो गया तो ये मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, जब ये पैरेलल हो गया है तो ये संगत कोण से बराबर होगा, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर होगा, और ये दोनों में कॉमन होगा। यानी एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे के तीनों एंगल के बराबर, तो क्या बोलेंगे, एंगल 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 सिमिलरिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, और एरिया का रेशियो क्या होगा, दोनों के संगत भुजा के स्क्वायर के रेशियो में। 4 हो गया, ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब पूरे 4 में अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका एरिया दिया हुआ है सी ई डी का, देखिए सी ई डी का एरिया दिया हुआ है। हो, ये काम नहीं करेगा मेरे दोस्त, ये काम नहीं करेगा, यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। अब कहोगे तो फिर सर, तो फिर क्या काम करेगा, जिसका एरिया दिया है उसको देखो। तुझे दिया है सी ई डी का एरिया, अब ध्यान दो मेरे दोस्त, सी ई डी इसका एरिया दिया है। अब ये है सी डी, अगर ये मेरा 8 सेमी स्क्वायर है, ठीक है। आपको एक चीज पता होना चाहिए, कहो क्या मेरे दोस्त, किसी भी ट्रायंगल में, किसी ट्रायंगल में अगर ये हमारा मान लो कि किसी ट्रायंगल के अंदर यदि ये मिड पॉइंट, जानते हो किसी त्रिभुज में शीर्ष से आधार को मिलाने वाली रेखा,
आधार को जिस रेशियो में बांटेगी, मान लो आधार को x अनुपात y में बांटेगी तो एरिया का रेशियो भी x अनुपात y होगा। अगर इसको बराबर बराबर बांटेगी, जैसे बराबर बराबर बांट रही है यानी 1:1, तो एरिया भी होगा 1:1। यानी शीर्ष से चलकर आधार को जिस रेशियो में बांटेगी त्रिभुज का भी एरिया का वही रेशियो होगा। तो आप यहाँ पर एक बार मेरे दोस्त इसको देखना, बी डी और सी ये मिड पॉइंट है ना, यानी कि बराबर बराबर बांट रहा है। इस त्रिभुज में शीर्ष से आधार को मिलाने वाली लाइन आधार को बराबर बराबर बांट रही है, यानी कि मीडियन। और मीडियन क्या करती है, त्रिभुज के एरिया को 2 बराबर भाग में बांटती है। ये 8 है, ये आपका 8 ही हो जाएगा, ये भी आपका 8 ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। अब मेरे दोस्त आप ध्यान से देखो और यहां पर क्या किया जा सकता है। अब ये चीज इधर से देखो, क्या ए बी और सी, ए बी सी, सी से चलने वाली जो लाइन है वो ए बी से मिड पॉइंट पर मिला है। ये भी हो गया माध्यिका। माध्यिका क्या करेगा, त्रिभुज को बराबर एरिया में कन्वर्ट करेगा। अब ये माध्यिका पूरे त्रिभुज को जितना एरिया इधर दिया है उतना ही एरिया इधर देगा। इधर ये 16 है, इधर भी हो जाएगा 16। ठीक है, क्या चाहिए आपको, ADEC, ADEC, ADEC हो जाएगा 16 8 24, 16 और 8 कितना 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 24 हो गया है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए ये था हमारा 27 नंबर सवाल। अब आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन देखो, एक टैंक में 2 इनलेट पाइप है, 2 भरने वाला है। एक 32 घंटे भर सकता है, एक 28 घंटे में भर सकता है। दोनों को ए से शुरू करते हुए बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला गया है। टैंक कितने समय में पूरी तरह से भर जाएंगे। देखिए, एक इनलेट पाइप ए है जो टैंक को 32 घंटा में भर सकता है, और एक इनलेट पाइप बी है जो टैंक को 28 घंटे में भर सकता है। सबसे पहले टैंक का टोटल कैपेसिटी अगर हम लेने जाते हैं तो 32 और 28 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो मेरे दोस्ती हो जाएगा 7 दूनी 14 21 और 1 22, यानी कि 224। ठीक है, 224। अब 32 7 224 और 28 तो 28 8 224 है ना। अब मेरे दोस्त हमें क्या कहा गया, 1 घंटा ये 1 घंटा ये 1 घंटा ये 1 घंटा ये, शुरू किससे करेगा, ये से करेगा। 1 घंटा ये 1 घंटा ये तो 2 घंटा हो जाएगा। और 7 और 8 कितने हैं 15। अब आप खुद देखो कितना भरना है मेरे दोस्त, 224, जो कितना गुना है 9 गुना, सॉरी 14 गुना। तो 14 गुना हमारा काम है, तो 14 गुना समय भी लगेगा, क्योंकि 15 15 225 होगा, उससे वो कम है। 14 गुना काम है तो 14 गुना समय भी लगेगा। 28 घंटा तो पूरा पूरा लग जाएगा। और यहाँ पर 15 चौको 60, 15 कम 15 6 21, इतना भरा जाएगा। अब क्या करोगे, अब बारी बारी से बुलाएंगे। बारी बारी से बुलाएंगे तो पहले उनको बुलाएंगे जो स्टार्ट किया था। पहले आएगा कौन, ए। ये आएगा कितना भरेगा 7, 7 भरेगा और 1 घंटा ले लेगा। फिर बी आएगा, तो 224 में अभी तक 217 भराया है, 7 भरने के लिए और बाकी है। 7 को भरेगा कौन, बी। तो बी आएगा तो क्या करेगा 7/8 टाइम लेगा। यानी ये आपको 27 और 1 28, सॉरी 28 और 1 29, और ये क्या हो जाएगा 8 8 64, ये 0.8। ठीक है, बचेगा कितना 6, 8 7 56, 8 5 40, यानी लगभग 29.9। इसको क्या बोल सकते हैं, अप्रॉक्स में हम निकटतम पूर्णांक तक बोलेंगे तो 30 बोलेंगे, तो 30 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप में से जिनका 30 आ रहा होगा करेक्ट आंसर रहा होगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये था हमारा 28 नंबर सवाल। अब आ जाओ 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। राशि ने 50 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से 400 से, ध्यान देना, 50 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से 400 किलोमीटर की दूरी तय की। वह प्रथम अंतराल में पहली आधी दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि वह द्वितीय अंतराल की दूरी को प्रथम अंतराल की आधी चाल से 1 घंटे में तय करती है। अब शेष दूरी को तय करने का क्या उसकी स्पीड होगा, ये बताइए।
देखिए सबसे पहले वो क्या किया है, 50 की स्पीड से 400 किलोमीटर की दूरी तय किया है, तो उसको टोटल टाइम क्या लगा होगा, 400 किलोमीटर की दूरी अगर वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है तो 8 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है भाई, 8 घंटे का टाइम हो गया। अब कह रहे हैं कि प्रथम अंतराल में आधी दूरी 2 घंटे में तय करता है। देखिए आधी दूरी की बात करेंगे ना, 400/2 यानी कि 200 किलोमीटर की दूरी वो 2 घंटे में ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब 100 की स्पीड वो फॉलो कर रहा है। ठीक है भाई, जबकि द्वितीय अंतराल की दूरी को, मतलब दूसरे अंतराल की दूरी को प्रथम अंतराल की आधी चाल से 1 घंटे में तय करता है। ये हो गया आपका फर्स्ट राउंड। ठीक है, अब सेकेंड राउंड में वो क्या कर रहा है, कह रहा पहली राउंड में हमने जो स्पीड यूज की है उसके आधे स्पीड से हमने केवल 1 घंटा दूरी तय किया है। 50 की स्पीड से 1 घंटा जाएंगे तो 50 किलोमीटर ही तो जा पाएंगे। आप कहोगे हाँ जी सर, तो सवाल यहां पर यह है कि बचा हुआ दूरी किस चाल से जाएगा। तो मेरे दोस्त ये जो 50 है ना, ये एवरेज स्पीड है, तो लगने वाला जो टाइम है वो 8 घंटे है। 8 घंटा आपको लगाना भी है क्योंकि सभी स्पीड का एवरेज स्पीड है 50। तो अगर 8 घंटा आपको लगाना भी है तो फिर आपके पास शेष टाइम कितना बच गया। तो आप कहेंगे सर 8 घंटा में से 2 घंटा यहाँ और 1 घंटा यहाँ, 3 घंटा यूज़ कर लिया तो 5 घंटा बच गया। और अगर हम शेष यहाँ पर डिस्टेंस यूज़ कर लिए वो क्या हो जाएगा। तो आप सीधे कहोगे सर 400 किलोमीटर की टोटल दूरी थी जिसमें 200 यहाँ और 50 यहाँ, 250 किलोमीटर हमने ट्रेवल कर ली है, 150 किलोमीटर अभी और बाकी है। तो अब जो नाव हमारी जो स्पीड होगी, यानी अब जो हमारी स्पीड होगी वो क्या हो जाएगा, तो 150 किलोमीटर की दूरी कितना, 5 घंटे में, बची हुई दूरी बची हुई समय में, यानी 30 की स्पीड से हमें जाना होगा। 30 की स्पीड से जाना होगा, 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। मेरे दोस्त देखिए अगर कोई क्वेश्चन आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप उसे दोबारा देख लेना, क्योंकि मैं अगर यूट्यूब चैनल पर दोबारा बताऊंगा तो बात फिर से वही बोलूंगा और बहुत सारे लोग इसमें बोर भी हो जाएंगे। तो आप उसको देख लेना दोबारा से रिपीट करके, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम बताएंगे तो भी वही बात बताएंगे, जो दोबारा रिपीट करके देखो तो उससे भी चीज़ आपको दिखेगा। अभ्यास बैच पीजीटी के लिए कौशलेंद्र सर का आपकी सेवा में है, तो आप में से किन्हीं के या आप में से कोई खुद पीजीटी की तैयारी करते होंगे तो आपके अभ्यास के लिए ये सबसे बेस्ट बैच में से है ना, पीजीटी के लिए। इसलिए आप आराम से इसे ज्वाइन करके 4000 प्लस क्वेश्चन की बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हो। अब देखो दोस्त ये क्या है, पी और क्यू एक ही बिंदु से एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। यदि उनकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड और 8 मीटर पर सेकेंड है, ट्रैक की लंबाई इतना है, तो कितने टाइम के बाद मिलेंगे। ये तो नॉर्मल सी बात है। अब देखिए ना, एक वृत्ताकार ट्रैक है, यह है वृत्ताकार ट्रैक है, और आप अगर किसी एक ही पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेंगे तो आपको मिलने के लिए तो पूरा का पूरा डिस्टेंस है ना, यानी 1620 मीटर, ये तो आपको मिलने के लिए है। और आपकी स्पीड क्या काम कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर मेरे दोस्त 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या टाइम लगेगा, आइए उस टाइम पर फोकस करें। टाइम बराबर डिस्टेंस, यानी कि 1620 मीटर की दूरी, और क्या स्पीड, इधर 10 इधर 8, यानी 18 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 90 सेकेंड। 90 सेकेंड का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आप सभी का आ रहा होगा। चलो इसको देखो, ये क्या है, एक आदमी अस्थिर जल में 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नाव चला सकता है। उसे नदी में धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगे समय का दुगुना समय लगता है, तो धारा की स्पीड क्या हो जाएगा।
अब देखिए, सबसे पहली बात, वो एक ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक ही डिस्टेंस, एक बार धारा की दिशा में जा रहा है और एक बार धारा के विपरीत जा रहा है। ठीक है। अब धारा की दिशा में जाएगा तो नाव प्लस धारा ये स्पीड काम करेगा, धारा के विपरीत जाएगा तो नाव माइनस धारा ये स्पीड काम करेगा। दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय क्या बोलता है? वो कहता है कि अगेंस्ट चलाने में, धारा के फेवर में चलाने के कंपैरिजन में डबल टाइम लगता है। सही बात है। ये जो विपरीत वाला टाइम है ना, और ये जो दिशा वाली टाइम है, विपरीत वाली टाइम धारा की दिशा वाली टाइम के 2 गुने के बराबर है। बस इसे कैलकुलेट कर लो। अब देखो डी से डी तो हमारा चला गया, 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा, 36 और माइनस का 2y हो जाएगा। और यहाँ देख लेना मेरे दोस्त, ये 18 प्लस वाई हो जाएगा। अब देखिए 18 के घटेगा ना तो 18 हो जाएगा, और 2y जाके जुड़ेगा तो 3y हो जाएगा। अब आप यहाँ देखिए कि y का मान कितना होगा, 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सबका 6 आ रहा होगा। ओके, आ जाओ मेरे दोस्त, अब इसको देखो, ये क्या है? ये कह रहे हैं कि राम नारायण के वेतन में 3 सहित 1/8% की कमी की गई है, और फिर कमी किए गए वेतन में इतना प्रतिशत की वृद्धि की गई है। उसका नया वेतन उसके मूल वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक या कम हो गया? तो आप ऐसा कीजिए, उसका इनिशियल पेमेंट और उसके फाइनल पेमेंट का आप रेशियो ले लीजिए। तो देखिए इनिशियल पेमेंट में क्या हुआ है, 3 सहित 1/8 की कमी हुआ है, यानी 24 और 1 25, 25/8 है ना, प्रतिशत के लिए 0, इतना की कमी होना। इसका मतलब है, इसका मतलब है 1 और बटा 25 थी या 75, 25 दूनी 50, 1/32 की कमी हुआ है। और मेरे दोस्त इसको देखिए, इतना प्रतिशत की वृद्धि का मतलब क्या है? 7×5 = 35 और 2 37, 37/500 की। पहले 1/32 की कमी, यानी 32 एक कम होकर के 31 हो जाएगा। उसके बाद 37/500 की वृद्धि हुआ है, मतलब 500 से बढ़कर 537 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पर, कैलकुलेट। यहाँ पर मेरे दोस्त आपको कैलकुलेट करना है, थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, गुना भाग से निपटना पड़ेगा। गुना भाग किया? चलो, इधर देख लो, ये डबल 0 हो गया, 5 दूनी 10, 15 1 16, और यहाँ पर यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा आपका 7, 3 और 5, 3 से करोगे 7 3 21, और 3 3 9 2 11, और 15 1 16, यानी हो जाएगा 16,647। अब आप ये देखिए, इनिशियल वेतन ये है और फाइनल वेतन ये है, तो वेतन में वृद्धि हो गया ना 647 की, इससे 16,000 से और इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, 16 चौको 64, यानी 4 पॉइंट समथिंग, 4.04, इतना परसेंट की वृद्धि हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप में से जिनके बी नंबर आ रहे होंगे, करेक्ट रहे होंगे। इसको देखो दोस्त, ये क्या है हमारा, देखना। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिनकी भुजाएं ए बी और डी सी आगे बढ़ाए जाने पर ई पर मिलती है। भुजा ए बी और बी सी बढ़ाए जाने पर ई पर मिलती है। तो बताइए ए डी सी का मान 76 है, ए ई का मान 55 है, ए एफ बी का मान क्या होगा? मेरे दोस्त ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना। डायग्राम बनाने के लिए जगह चाहिए, इसलिए मैं डायग्राम के लिए जगह ले रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर हुआ क्या है, पहले तो आप ये समझिए। एक्चुअल में
ठीक है, ये तो टकरा भी नहीं पाएगा। थोड़ा सर्कल को छोटा करना पड़ेगा भाई, सर्कल को थोड़ा छोटा कर दो। अब खींचो। देखो आप जाग डायग्राम बना। आपको कैसे, पहले मुझे ही कहा था कि बढ़ाना किसको है, ए बी और डी सी को, ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी को बढ़ा दिया और डी सी को बढ़ा दिया। कहाँ जाके मिला जी, ई पर मिला, ई पर। ठीक है, फिर उसने क्या किया, ए डी को बढ़ाया, बी सी को बढ़ाया, कहाँ पर आकर मिला, एफ पर आकर मिला। ठीक है, यहां से हमें कहा है कि एडीसी का मान 76, यानी एंगल डी का मान एडीसी 76। देखो एडीसी ये अपना 76 है, वेरी गुड। एईडी अपना 55 है, एईडी ये हो गया 55। ओके, एएफबी का मान पूछ रहा है, एएफबी इस एंगल का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ध्यान से, एट फर्स्ट आप यहां ये देखो कि ये एक ट्रेंगल है रेड वाली। अब रेड वाली एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये आपका यहाँ पर 55 हो गया, यहाँ पर आपका 76 हो गया, और ये वाली चीज़ आपको मालूम नहीं है, कोई बात नहीं। अब देखो एंगल ए प्लस 76 प्लस 55 बराबर 180, एंगल ए और बराबर 180 और माइनस 6 5 11 और 12 और 1 13, कितना हो जाएगा 59, 59 नहीं 49। ये हमारा 49 है। ठीक है, अब मेरे दोस्त ये हमारा एंगल क्या होगा, तो कैसे, जब तक वो नहीं फाइंड होगा तब तक ये फाइंड नहीं होगा। काम करो, इसको फाइंड करने की कोशिश करो। कैसे, तुम जानते हो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय, रुक जाओ भाई, पेन ही मेरा गिर गया। देखो यहां पर चक्रीय चतुर्भुज के जिस चतुर्भुज का चारों शीर्ष, जिस चतुर्भुज का चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वर्टेक्स पर बनने वाला एंगल 180 होता है। अगर मेरे दोस्त ये 76 है तो ये हमारा 104 होगा, तभी 180 हो पाएगा। ठीक है, अब आप किसको देखो, ये ब्लू वाली ट्रायंगल को देखो, ये भी तो एक ट्रायंगल ही है। आपको कहे हाँ जी सर ये भी तो ट्रायंगल ही है, इसको कह दो थीटा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, 49 प्लस 104 प्लस थीटा 180, 180। थीटा का मान क्या होगा 180 और माइनस 9 4 13 और ये 14 1 15। फाइनली यहाँ पर कितना हो जाएगा 27। तो 27 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आप में से जिन्होंने 27 लाया होगा करेक्ट आंसर रहा होगा। ये था हमारा 33 नंबर क्वेश्चन। आइए अब 34 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ये दोस्त आप जानते हैं प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, यानी प्लेटफॉर्म रेलवे एसएससी, बिहार एसएससी, तमाम एग्जामिनेशन के लिए तो वर्षों से पटना के सबसे पुराने संस्था में मशहूर है। प्लेटफॉर्म ने आप सभी के लिए, आपके छोटे छोटे भाई के लिए एक विंग्स का शुरुआत किया है जो प्लेटफॉर्म एकेडमी है। और प्लेटफॉर्म एकेडमी के अंदर क्लास 11 12 के लिए सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। आप
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, है ना। आप जा करके प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर कोर्स को परचेज कर सकते हैं, है ना। अब परचेज आप थोड़ी ना करेंगे, आप उनको परचेज करवाएंगे जो 11th-12th की तैयारी करते हैं। मान लीजिए आपका कोई भाई 11th-12th में पढ़ रहा है ना, और कहीं पर वो फिजिक्स पढ़ रहा है, लेकिन उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है या नहीं हो रहा है, ठीक है, जिस भी वजह से, एब्सेंट होने की वजह से या जिस भी वजह से, आप उसे फ़ोन पर, उसे एंड्रॉयड फ़ोन पर प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन से, अगर आप फिजिक्स का ये वाली बैच, आई मीन ये निर्माण नाम का एक बैच है, फिजिक्स स्पेशल है ये, आप उसे परचेज करवा देते हैं तो बेहतरीन तरीके से वो पूरे फिजिक्स का क्लास 11th का और क्लास 12th का अच्छे से वो अंडरस्टैंडिंग ले पाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा सोनू कुमार, ऐसा करना, तू हमारे फ़ोन नंबर पर मैसेज कर देना, है ना, हम देख लेते हैं आपकी इशू को, आप मैसेज कर देना। चलो अब इसको देखो, ये क्या है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 है। एक दुकानदार वस्तु के, बस एक दुकानदार ने इसे 10% और 20% की दो लगातार छूट पर खरीदा। 68 रुपये उसने ट्रांसपोर्टेशन के लिए खर्च किया और फिर 600 में बेच दिया। क्या लाभ क्या हानि हुआ होगा। देखो एट फर्स्ट क्या किया उसने, 600 रुपये तो एमआरपी था ना, ठीक है, इस पर पहला डिस्काउंट 10% की यानी 90%, दूसरा डिस्काउंट 20% की यानी कि 80% में उसने परचेज किया। अब मेरे दोस्त यहाँ से देख लो कि वो परचेज किया कितना में। अब यहाँ से देखेंगे 0 से 0 चला गया और ये हमारे पास हो गया 12, ठीक है, 12 में 108, 108 को 4 से गुना करेंगे तो 400 क्या हो जाएगा, 432। अब 432 में उसने परचेज किया, ठीक है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी लगा है, टोटल सीपी क्या हो गया, 432 में उसने परचेज किया था, ठीक है भाई, और ध्यान दो 68 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कर लिया, टोटल 500, तो टोटल 500 रुपीज़ उसने खरीदने में लगाया, ठीक है, और फाइनली उसे 600 में बेच दिया। तो बताओ उसकी प्रॉफिट क्या हो जाएगी। 500 की चीज़ अगर 600 में बेचेगा ना, 100 की प्रॉफिट होगी, और बटा सीपी कितना 500 और इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये हमारा 20% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट कितने हो जाएंगे, 20% हो जाएंगे। क्या उम्मीद करें आपको समझ में आया होगा, है एकदम समझ में आया होगा मेरे दोस्त। 40 क्वेश्चन है ना, मामूली थोड़ी ना है मेरे दोस्त, सॉल्व करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है, पेशेंस की जरूरत होती है। एक निश्चित समय अवधि में एक राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की दुगुनी हो जाती है यदि उतनी ही राशि उतनी ही टाइम के लिए खुद की 5 गुनी हो, तो ब्याज का रेट क्या रखना पड़ेगा। अब देखिए आप एक काम करो, प्रिंसिपल को 100 मान लो, और ये 100 प्रिंसिपल कितने का अमाउंट हो रहा है, अमाउंट हो जा रहा है डबल, कह रहा है ना फर्स्ट टाइम में कि अमाउंट हो रहा है डबल, किस रेट से, 5% की रेट से। देखो मेरे दोस्त, अगर प्रिंसिपल डबल होके अमाउंट बन रहा है तो डबल होने का मतलब होता है 100% का वृद्धि होना, डबल होने का मतलब होता है 100% की वृद्धि होना, और सिंपल इंटरेस्ट में जितना परसेंट वृद्धि होता है ना, वही हमारा इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, सॉरी टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट यहाँ बना है 100% की, जबकि रेट कितना है 5%। रेट का मतलब होता है 1 साल की वृद्धि। अब 1 साल में 5% की वृद्धि होगा तो 100 साल में 100% की वृद्धि होने में कितना साल लगेगा, तो 1 साल में 5% की वृद्धि, तो 100% की वृद्धि होने में 20 साल लगेगा, यानी पहली बार में उसे 20 साल लग जा रहा है, ठीक है। अब क्या बोलता है कि वही धनराशि यानी 100 रुपए की, वही टाइमिंग यानी 20 साल, लेकिन इस वक्त क्या होना है 5 गुना। लो भाई 100 की प्रिंसिपल 5 गुना होके अमाउंट कितना हो जाएगा 500, तो इस बार वृद्धि कितने का 400% का, 400% का टोटल वृद्धि हुआ है कितने सालों में 20 ईयर्स में। तो आप देख लीजिए 20 ईयर्स में अगर 400 की वृद्धि है, पर ईयर 20% की वृद्धि होगा, और पर ईयर जितना परसेंट की वृद्धि होगा वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
36 नंबर क्वेश्चन, 72,000 रुपए की धनराशि पर 1.5 ईयर्स के लिए 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और समान राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच क्या अंतर होगा। अब सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, ये प्रिंसिपल को भूल जाओ कुछ टाइम के लिए, ठीक है। आपके पास कितना टाइम है जी, 1.5 ईयर्स। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10%। लेकिन ब्याज कैसे कैलकुलेट करना है, हाफ ईयरली। तब तो आपका रेट 10% काम नहीं करेगा, 5% काम करेगा। 5% की रेट से 15 साल का मतलब हो गया 3 छमाही। 15 साल का मतलब क्या हो गया, 3 छमाही भाई। अब यहां देखना, पहली छमाही, दूसरी छमाही और तीसरी छमाही, ठीक है। क्या रेट काम कर रहा है, 5%, 5%, 5%, 5%। जानते हो, अगर 3 संयोजन का CI डायरेक्ट निकालना चाहो, 3A पॉइंट, पहला 2 स्थान के लिए 3A स्क्वायर और आखिरी 2 स्थान के लिए AQ, इतना प्रतिशत। क्या देख रहे हो आप, 5% का रेट, 5 का क्यूब हो जाएगा 100, 25 तिया 75 और ये हो जाएगा 76 और ये हो जाएगा 5 तिया 5, यानी 15.7625%। ये हो जाएगा हमारा CI, ठीक है। ये हो गया हमारा CI। दूसरी बात, 5% की रेट से 3 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, तो 5% की रेट से 3 साल का साधारण ब्याज 15% हो जाएगा। क्या चाहिए मुझे, अंतर। CI SI का अंतर लेने जाओगे तो मेरे दोस्त यहाँ से क्या बचेगा, इसमें से इसको घटाओ, 0.7625%, ठीक है। अब मुझे अंतर ही तो मांगा है, CI SI का अंतर ही तो मांगा है, तो मेरे दोस्त इतना परसेंट प्रिंसिपल का फाइंड करना होगा। प्रिंसिपल हमारे पास 72,000 है, उसका अगर हम 0.7625% फाइंड करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेना, अप्रॉक्स 549 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर क्या, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख रहे हो ना मेरे दोस्त, हैं, देख रहा है विनोद, कितना हालत खराब हो रहा है, हैं। करोटा कलर का है ये विनोद नाम का, और ऑफलाइन क्लास के अंदर पूरा एकदम दिमाग की दही कर देता है। मिस्टर विनोद, अच्छे से डिस्कशन देखना, बढ़ो। अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ क्या है, इसने कहा है कि एक कक्षा में 7 स्टूडेंट जिनका एवरेज 28 ईयर्स है, मतलब 7 विद्यार्थी है जिनका एवरेज उम्र, औसत आयु 28 वर्ष है, ठीक है। पहले 3 लोगों की औसत आयु 30 वर्ष है, ओके। चौथे छात्र की औसत आयु 5 में से 4 कम है। फिर क्या बोल रहे हैं, अंतिम 2 छात्र का आयु एक समान है और पहले 3 छात्रों की जो औसत आयु थी उससे 5 वर्ष अधिक है। अच्छा, तो चौथे और 5वें छात्र की एवरेज क्या हो जाएगी, कोई बात नहीं। अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर चौथे और 5वें का एवरेज मांग रहे हैं, क्या बोल सकते हो, क्या ला सकते हो, है ना, दिमाग लगाना होगा। तो सबसे पहले तो आप देख लो, 7 स्टूडेंट का योगफल कितना हो जाएगा, 7 विद्यार्थी का अगर एवरेज है 28, तो योगफल 8 7 56, 14 5 19, है ना। ये हो गया 7 स्टूडेंट का। इसमें पहला 3 विद्यार्थी का एवरेज हो गया है 30, यानी योगफल हो जाएगा 90। अगर इनको हटा दिया जाए ये हो जाएगा 100। अब मेरे दोस्त ये 106, अब 106 किनका है, तो टोटल 7 में प्रथम 3 को हटा देंगे ना, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं, इन्हीं 4 संख्या का ये आ जाएगा योगफल। अब देखो 7 में से प्रथम 3 को हटाओगे ना, तो चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, यही तो 4 आएगा, ठीक है। क्या है अब मेरे दोस्त यहाँ से एक और पॉइंट आप देख सकते हो, और वो पॉइंट क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना। यहां पर आके कहा है कि चौथे की आयु 5 में से 4 वर्ष कम है। चौथे का जो आयु है वो 5 में से 4 वर्ष कम है। 5वें के आयु को x मान लो, ठीक है भाई,
इससे 4 वर्ष कम, यानी ये x-4 हो जाएगा। ठीक है, अंतिम 2 छात्रों का आयु एक समान है, अंतिम 2 छात्र का आयु एक समान है ना। और हमें क्या बोला, अंतिम 2 छात्रों का आयु एक समान है, और वो जो आयु है वो प्रथम 3 छात्र का जो एवरेज है उससे 5 ज़्यादा है। तो देखो, प्रथम 3 छात्र का एवरेज कितना है, 30, इससे 5 ज़्यादा है। ये छठा और सातवां अंतिम 2 छात्र का एवरेज एक समान है, सॉरी उम्र एक समान है, और वो जो उम्र है प्रथम 3 का जो एवरेज था उससे 5 ज़्यादा है। प्रथम 3 का एवरेज 30 था, 30 से 5 ज़्यादा, यानी ये भी हमारा 35 साल का और ये भी हमारा 35 साल का। ठीक है, अब मेरे दोस्त ये बताओ कि इन्हीं चारों का योगफल 106 है या नहीं। बिल्कुल, ये हो जाएगा 2x-4 और बराबर 70 जाके घटेगा तो 36 हो जाएगा 2x का मान। तो यहाँ से 2x का मान हो जाएगा 40, यानी x का मान कितना हो जाएगा 20। तो x का मान 20 हो जाएगा। क्या मांगा था, अभी आंसर नहीं जाएगा ये, अभी x का मान 20 ही आया सिर्फ। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए है चौथी और पांचवी का एवरेज, दोनों को जोड़ के 2 से भाग। तो चौथी हमारे पास क्या हो जाएगा x-4, और पांचवी हमारे पास क्या हो जाएगा x, और इनका चाहिए मुझे एवरेज। ध्यान दो, ये तो हमारे पास 20 है, 20 40 में से 4 जाएगा, 36 बटा 2 18 हो जाएगा। तो 18 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आरोसी हम आज बात कर लेते हैं क्या समस्या है, लोग बताएंगे, बात कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखिए 2500 रुपए के 14% स्टॉक, 2500 रुपए के 14% स्टॉक को 106.75 रुपए पर बेचने से कितना धन प्राप्त होगा अगर दलाली 1/4% देना पड़े। तो देखिए, कंपनी के द्वारा जो एक शेयर का प्राइस नहीं कुछ दिया है तो 100 मान लीजिए, और कंपनी के द्वारा जो शेयर का प्राइस होता है उसी पर दलाली जोड़ते हैं, 1/4% जोड़ेंगे 0.25, ये तुम्हारा दलाली हो जाएगा, है ना। जब तुम कोई चीज बेचोगे मेरे दोस्त, ध्यान दो, 100 रुपए के शेयर का बिक्री मूल्य क्या होगा, तो तुम बेच रहे हो बाजार में 106.75, तुम बेचोगे तो दलाली भी, है ना, दलाली क्या करना पड़ेगा, बिक्री मूल्य से घटाना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त दलाली घटाओगे 0.25, तो क्या हो जाएगा 106.25 घटाओगे तो 50 आएगा, 25 घटाओगे तो यहाँ पर 50 आएगा। ये हो जाएगा 100 रुपए के शेयर का बिक्री मूल्य। ठीक है भाई, ये कितने रुपए शेयर का बिक्री मूल्य हो जाएगा, ये आपके 100 रुपए शेयर का बिक्री मूल्य हो जाएगा। ठीक है, और आपको कितने का बिक्री मूल्य मांगा है, 2500 रुपए के शेयर का, 2500 रुपए के शेयर का अगर आप बिक्री मूल्य निकालने जाओगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 100 रुपए का शेयर अगर हम बेचते हैं 106.5, अगर 2500 का शेयर बेचेंगे, 25 गुना है ना, इधर भी 25 गुना कर दो। ठीक है, तो 0 25 25 125, 25 6 150, 150 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 62, 25 से कम 25 और 1 26, यानी 2662.50। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। 39 नंबर सवाल को देखो, ये क्या है, एक टोकरी में 6 लाल 5 हरी और 8 नीली गेंद है, इनमें से यदि 4 गेंदें बिना देखे निकाली जाती है, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि 4 गेंद लाल हो, मतलब निकाली गई चारों गेंद लाल हो अथवा 2 हरी हो। अब मेरे दोस्त यहीं पर मैटर फंस जाता है, जब वो कहा ना कि निकाली गई 4 गेंद लाल हो, 4 निकाल रहे हैं, 4 ही गेंद निकाल रहे हैं और चारों के लाल होने की बात कर रहे हैं, ये तो पूरी तरह से क्लियर है। 4 गेंद निकाल रहे हैं और चारों के लाल होने की बात कर रहा है,
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ई जो कहा ना कि चारों लाल हो अथवा 2 हरी हो, तो मेरे दोस्त गेंद तो आपने 4 निकाला है, तो चारों लाल हो अथवा 2 हरी हो, तो जिस समय 4 लाल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा क्लियर है। लेकिन कह रहा अथवा 2 हरी, जिस वक्त 2 गेंद हरा होगा, बाकी 2 गेंद क्या होगा, निकाले तो 4 है ना, तो 2 गेंद अगर हरा में से होगा तो बाकी लाल और नीला में से होगा, है। बाकी 2 जो है वो आपका लाल और नीला में से होगा। बस यही आपको समझना था, ठीक है। आइए अब आप प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। 4 गेंद निकाले हैं, कह रहा है चारों लाल हो, तो चारों लाल होगा, तो इसी 6 में से कोई 4 होगा। अथवा 2 गेंद नीला हो, अथवा के लिए प्लस 2 गेंद नीला हो, अगर 2 गेंद नीला में से होगा, बाकी 2 गेंद किस में से होगा, लाल और 2 गेंद सॉरी हरा हो, 2 गेंद अगर हरा में से होगा तो बाकी 2 गेंद किस में से होगा, लाल और नीला, यानी 8 6 14 में से होगा। जबकि हम निकाले हैं किस में से, तो हम निकाले हैं पूरे 6 5 11 8 19 में से, कितना 4। बस इसी को कैलकुलेट कर लो। आप जैसे ही कैलकुलेट करोगे आपको ऑप्शन नंबर कौन सा दिखेगा, बी दिखेगा। आप कैलकुलेट कर लो इसी को, 925 और बटे ये हो जाएगा 3876। बाकी एक हम कैलकुलेट करके दिखा देते हैं सिर्फ, मान लो कि 19C4 है, कैलकुलेट करना है, तो यहाँ 4 है ना, यहाँ 4 है ना, तो 19 को 4 बार लिखो, एक एक घटते हुए, और इस 4 को ना 1 तक ले जाओ, कहाँ तक ले जाओ, 1 तक, ठीक है भाई। इसी तरह से सॉल्व करना, आराम से तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। और ये देखो लास्ट क्वेश्चन है, हमें कह रहा है बुकलेट, बुकलेट शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है जबकि प्रत्येक शब्द में बी और टी एक साथ रहे। तो मेरे दोस्त बी और टी को एक साथ रखना है तो आप एक साथ रख लीजिए, बाकी बचेगा डबल ओ के ई और क्या, ठीक है। अब ये बताओ, अगर आप बी और टी को एक साथ रखोगे, जिसे एक साथ रखना है उसे 1 काउंट करो, और बाहर कितना है 5, 5 और 1 6, 6 को सजाने का तरीका फैक्टोरियल 6। यहाँ आप देख पा रहे हो 2 गो और रिपीट कर रहा है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड होगा, और जिसको आप एक साथ रखे हो आपस में जगह बदलेगा, फैक्टोरियल 2 तरीके से सॉल्व करोगे 720 आएगा, है ना, 720 आएगा। सबको पता है कि फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होता है, 6 5 4 8 2 और 1 हो जाएगा 720, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच। तो यहीं पर ये क्लास आपका समाप्त हो गया।